जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे दिल्ली में रहकर शेख हसीना ने हिला डाला बांग्लादेश को। दोस्तों, अब 23 तारीख को ऐसा कुछ होने जा रहा है बांग्लादेश में, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश ही शेख हसीना मय हो जाएगा। दोस्तों, बताएंगे फिर से बांग्लादेश में शेख हसीना के लौटने का रास्ता खुलने वाला है। दोस्तों, बताएंगे क्या है जानकारी, कैसे पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, आखिर होने क्या वाला है 23 को। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बताएंगे ढाका में सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू, गूंजे जय श्री राम के नारे, सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। क्या बांग्लादेश के 64 जिलों में बनेगा राम मंदिर? तो वहीं आपको बताएंगे शहबाज और मुनीर सरकार को लेकर पीओके में जिस प्रकार से मचा है बवाल। दोस्तों, अब वहां की जनता साफ साफ कह रही है, यहां से दफा हो जाओ पाकिस्तान की सरकार, अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, हम जाने या हिंदुस्तान जाने, अब हम तुमको नहीं पूछने वाले। बताएंगे क्लियर कट टू कट कह दिया है पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार से, साथ में हिंदुस्तान के गूंजे नारे। वहीं आपको बताएंगे दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को झटका देने की तैयारी, यानी कि भारत को डराने की तैयारी कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में हंगूर सबमरीन को भेजने के प्रयास में जुटा पाकिस्तान, क्या मदद करेगा उसकी बांग्लादेश, और क्या है इससे भारत को खतरा? दोस्तों, आपको बताएंगे बेहतर तरीके से। वहीं अरुणाचल के पास चीन बना रहा सबसे बड़ा डैम, तो जवाब में भारत ने भी तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है। भारत का प्लान क्या है दोस्तों, जानकर आप भी दंग रहने वाले हैं। एक से एक बेहतरीन जानकारी अपडेट आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार आनी चाहिए और उधर पीओके के लोगों को भारत को खुला समर्थन करना चाहिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में बड़े विद्रोह की तैयारी में शेख हसीना की पार्टी, खुफिया रिपोर्ट से ढाका में मच गया अलर्ट। दोस्तों, बांग्लादेश में 23 जून को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्थापना दिवस है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर देश के कई जिलों और शहरों में कार्यक्रम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जारी एक स्पेशल लेटर में कहा गया है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयों पर झंडा फहरा सकते हैं, बैनर लेकर जुलूस निकाल सकते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। पुलिस को डर है कि इन कार्यक्रमों के दौरान अन्य राजनीतिक दलों, खासकर एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी और भेदभाव विरोधी छात्र संगठनों के साथ झड़प हो सकती है। पुलिस मुख्यालय के डीआईजी मोहम्मद कमरुल एहसान ने सभी पुलिस यूनिट्स को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। लेटर में कहा गया है कि अगर पुलिस अवामी लीग की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करता है तो कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं और तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए पहले से ही जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी महानगर पुलिस आयुक्तों, रेंज डीआईजी और पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन विभाग को विशेष निगरानी रखने का आदेश दे दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि स्थापना दिवस के आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि शेख हसीना दिल्ली से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को भड़का सकती है और फिर ये कार्यकर्ता कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिर से बांग्लादेश में बवाल मचने की संभावना जता रही है बांग्लादेश की पुलिस। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है दोस्तों कि अगर बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता इतने मजबूत आज भी हैं, मोहम्मद यूनुस सरकार के जाने के बाद, तारिक रहमान के सरकार आने के बाद, अगर फिर भी एनसीपी की पकड़ इतनी तगड़ी और मजबूत है, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं इस पार्टी के लोग? इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर दोस्तों बांग्लादेश के उन हिंदुओं के लिए है जो लगातार डर के साए में जी रहे हैं, लगातार अपने घरों में गेट बंद करके रहते हैं कि कहीं कोई कट्टरपंथी आकर उनका कत्ल ना कर चला जाए। दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 23 तारीख को जो ये भारी जुलूस निकलेगा, इससे एक चीज तय होगी, एक चीज पता चलेगा कि शेख हसीना की पार्टी आज के समय में कितना मजबूत है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार शेख हसीना के लौटने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि ये सही समय है शेख हसीना के लौटने का, सरकार फॉर्म करने का और बांग्लादेश में अपने आप को रहकर भी बचा लेने का। इसीलिए 23 तारीख का है इंतजार। ये जानकारी सुनकर तारिक रहमान के होश उड़े हुए हैं, उनके प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं। भीड़ को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा?
आपको बता दें, जहां एक तरफ 23 तारीख को लेकर प्रशासन के हाथ पैर फूले हैं, वहीं दूसरी तरफ ढाका में सड़कों पर हजारों हिंदू उतरे हुए हैं दोस्तों, वो भी मशाल लेकर, और लगा रहे हैं जय श्री राम के नारे, और सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। रंगपुर में भगवान राम जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का विरोध कर रहे कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा उनकी तस्वीर का कथित अपमान किए जाने के बाद हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। मूर्ति का निर्माण कार्य रुकने के बाद शुक्रवार को ढाका में हजारों हिंदुओं ने मशाल जुलूस निकाला और जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों ने इस कथित अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर दी। बांग्लादेश में ये नया तनाव उत्तरी गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी में भगवान राम जी की 81 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण कार्य रोके जाने के कुछ दिनों बाद पैदा हुआ है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति का दावा है कि अधिकारियों को इस्लामी समूहों से धमकियां मिली थी। इस घटना ने मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। मामले में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुक्रवार को कई हिंदू संगठनों और छात्रों ने मुख्य शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर नेशनल प्रेस क्लब तक मार्च किया। यह विरोध प्रदर्शन हिंदू महाजोट ने बुलाया था। संगठन ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने मानव श्रृंखला भी बनाई। एक अन्य समूह ने ढाका रिपोर्ट्स यूनिटी यानी DRU बिल्डिंग के पास प्रोटेस्ट किया। रंगपुर में पुलिस द्वारा हिंदुओं को प्रदर्शन करने से रोकने के बाद मामूली झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस महीने की शुरुआत में गाईबांधा में एक प्रदर्शन के दौरान इस्लामी भीड़ ने भगवान श्री राम जी की तस्वीर पर जूता रखकर अपमान किया। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम तक दे दिया दोस्तों, और यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा हिंदू समुदाय रैलियां और विरोध प्रदर्शन करेगा। शनिवार यानी आज धार्मिक मामलों के मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा हिंदू महाजोट ने कहा कि अगर भगवान श्री राम जी की मूर्ति का निर्माण फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक एक करके राम मंदिर बनवाएंगे। शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है, क्योंकि पूजा समारोह के लिए बिना बनाई राष्ट्रीय समिति ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। दोस्तों, पहली बार ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने मजबूत तरीके से अपनी बात को रखी है दोस्तों, और तगड़ा अपना एजेंडा बता दिया है कि भैया अगर एक मूर्ति को गिराने की बात करोगे तो हम पूरे 64 के 64 जिलों में राम मंदिर बनवाएंगे। ये हुई ना बात। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू समुदाय को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और उनके इस बड़ी मांग को लेकर आपकी निजी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या इन्होंने जो इस बार तरीका अपनाया है श्री राम जी के मूर्ति को बचाने का और अपनी बात को रखने का सही तरीका है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है, चाहते हैं कि बांग्लादेश में यह मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए और बेहतर तरीके से बननी चाहिए, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक तरफ जहां बांग्लादेश में सरकार बदलने तक की नौबत आ रही है, वहीं दूसरी तरफ तारिक रहमान भारत के विरोध में नए नए फैसले ले रहा है दोस्तों। चीन के GDI में अब शामिल होगा बांग्लादेश। तीस्ता मोंगला पोर्ट भारत के लिए तगड़ा खतरा। तारिक रहमान चीन में करेंगे 12 समझौते। आपको बता दें तारिक रहमान को कैसे बरगला करके चीन फिर एक बार फायदा लेने में जुटा हुआ है। जी हाँ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच शिखर बैठक के बाद दोनों देश 26 जून को एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। ढाका बीजिंग संबंधों की स्वर्ण जयंती के बाद यह तीसरा मौका होगा जब दोनों देश संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 12 से ज्यादा समझौतों पर सहमति पत्रों यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बातचीत मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में चीनी फंड और सहयोग पर केंद्रित होगी। इस दौरान तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने का यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि इस यात्रा के दौरान भू रणनीतिक साझेदारी के मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान 5 दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार रात मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चीन पहुंचेंगे। चीन की यात्रा के दौरान तारिक रहमान के साथ विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, सूचना मंत्री जाहिद उद्दीन स्वपन, जल संसाधन मंत्री शाहिद उद्दीन चौधरी एनी समेत कई और अधिकारी शामिल होंगे। तारिक रहमान की यात्रा की तैयारियों में शामिल अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस यात्रा के दौरान
बांग्लादेश चीन के GDI यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ जुड़ने की घोषणा कर सकता है, जो चीनी राष्ट्रपति की हालिया 4 विदेश नीति पहलों में से एक है। शी जिनपिंग ने 2021 में GDI का ऐलान किया था ताकि टिकाऊ विकास और तरक्की के जरिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। चीन पिछले 5 सालों से बांग्लादेश से इस पहल में शामिल होने के लिए कह रहा है। GDI में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो यह है जानकारी दोस्तों कि भारत से खटपट के बीच फायदा लेने में जुटा है चीन और फायदा देने में भी जुट गया है तारिक रहमान। खटपट तो आपको याद ही होगा, हाल ही में दिल्ली के हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जैद उर रहमान के साथ हुई उस घटना ने फिर से बांग्लादेश में खटपट पैदा कर दी भारत को लेकर। जिनको नहीं पता उनको बता दे, जैद उर रहमान एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे, लेकिन भारत के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर करीब 2.5 घंटे तक रोक कर रखा। दिल्ली के बड़े अधिकारियों के दखल के बाद उन्हें भारत में आने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन अपमान महसूस होने के कारण वो बैठक को छोड़कर तुरंत ढाका वापस लौट गए। भारतीय सूत्रों का कहना है कि ये एक प्रशासनिक गलती थी, क्योंकि उनका नाम गलती से किसी वॉच लिस्ट में आ गया था। जैद वे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बजाय साधारण पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब इसका खींच निकालते दिखाई दे रहे हैं तारिक रहमान दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, अब बात करते हैं POK की जानकारी की अपडेट की, जहां पर यहां से दफा हो जाओ पाकिस्तान सरकार, यहां से दफा हो जाओ शहबाज और मुनीर। अब हमारी बात हमारे और हिंदुस्तान के बीच होगी, हम जाने या हिंदुस्तान जाने, अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं के गूंजे नारे। जी हां, POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ असंतोष की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और बयानों में प्रदर्शनकारी कथित तौर पर पाकिस्तान सरकार पर क्षेत्र के संसाधनों और अधिकारों पर नियंत्रण रखने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। एक वायरल बयान में प्रदर्शनकारी कहते हुए सुनाई देते हैं कि वी थ्रो योर सब्सिडीज बैक इन योर फेस, गेट आउट ऑफ अवर लैंड, इट इज अ मैटर बिटवीन अस एंड इंडिया नॉट पाकिस्तान। जी हाँ, यानी हम आपकी सब्सिडी आपके मुंह पर दे मारते हैं, हमारी जमीन से निकल जाओ। ये मामला अब हमारे और भारत के बीच का है, पाकिस्तान का नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा हम जाने हिंदुस्तान जाने के भी नारे गूंजे दोस्तों। इस बयान के बाद और इस भीड़ को देखने के बाद यह क्लियरली समझ में आ चुका है कि अब POK की जनता हर तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ फेडअप हो चुकी है, तंग आ चुकी है। अब इनका पूरा मन है भारत के साथ शामिल होने का। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हथौड़ा भारत को मार ही देना चाहिए, लोहा गर्म है, बस हथौड़े को मारने की देरी है और भारत को ऐसा करना चाहिए, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखी दीजिएगा दोस्तों, ताकि भारत की मोदी सरकार भी इस पर कोई ना कोई एक्शन अवश्य ले। POK की जनता ने क्लियर कहा है कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा फलस्तीन में भी ऐसा नहीं हुआ जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। निहत्तों पर फायरिंग करने की इजाजत के बाद और ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है POK की जनता में दोस्तों। कमेंट में POK हम लेकर रहेंगे लिख दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं भारत को खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। बंगाल की खाड़ी में हंगोर सबमरीन को भेजने की तैयारी में शहबाज और मुनीर, क्या इसमें इसकी मदद करेगा बांग्लादेश? बता दें, पाकिस्तान की नौसेना ने संकेत दिए हैं कि वो 1971 की जंग के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी भेज सकता है। ये सीधे तौर पर भारत के दबदबे वाले समंदर में भारतीय नौसेना को चुनौती देने का प्रयास होगा। पाकिस्तान जिस PNS हंगोर पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में भेजने की योजना बना रहा है, उसे चीन ने पिछले महीने ही पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा है। पाकिस्तान चीन से 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है, जिनमें से पहली पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसेना को पिछले महीने चीन ने सौंप दिया। PNS हंगोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी है, जिसमें AIP तकनीक होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी नौसेना के कमोडोर उमर फारूक ने कोलंबो में इस पनडुब्बी को गेम चेंजर बताते हुए कहा था कि हंगोर क्लास की पनडुब्बियों के शामिल होने से पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो 1971 के बाद ये पहली बार होगा जब पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगी। ये सीधे सीधे भारतीय नौसेना के वर्चस्व को चुनौती देना होगा। भारतीय नौसेना का अभी तक पाकिस्तानी नौसेना का मुकाबला सिर्फ अरब सागर यानी पश्चिमी तट पर करना पड़ता था। बंगाल की खाड़ी में हंगोर क्लास की तैनाती से भारत को अपने पूर्वी नौसैनिक कमान यानी विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार कमान की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी रोधी संपत्तियों को वहां अस्थायी रूप से तैनात करना होगा। सुरक्षा विश्लेषक इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स के हिस्से के रूप में देखती है, चूंकि हंगोर क्लास चीनी तकनीक यानी टाइप 039A युआन क्लास पर आधारित है। इसलिए चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के पूर्वी समुद्री तट पर खुफिया जानकारी साझा कर सकते हैं। बांग्लादेश अब खुलकर पाकिस्तान और चीन के खेमे में खड़ा दिखाई देता है। देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी पहले विदेश दौरे पर चीन ही जा रहे हैं, जहां वो बांग्लादेशी बंदरगाहों के लिए चीनी फंड हासिल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग करके बंगाल की खाड़ी में अपने लॉजिस्टिक को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत आखिर कैसे कर सकता है PNS हंगोर का मुकाबला। तो आपको बता दें, भारतीय नौसेना की
की क्षमता पाकिस्तान की नौसेना के मुकाबले काफी ज्यादा है। भारतीय नौसेना के तरकश में कई ऐसे हथियार मौजूद है जिससे पाकिस्तान के इस खतरे को काफी आसानी से खत्म किया जा सकता है। PNS हंगोर के आने से पहले पाकिस्तानी नौसेना 5 पनडुब्बियों का संचालन किया करती थी। चीन में बनी हंगोर क्लास की नई पनडुब्बियों का मकसद पाकिस्तान की पुरानी हो चुकी अगोस्टा पनडुब्बियों की जगह लेना है। पाकिस्तान की नई रणनीति में पनडुब्बियों की क्षमता को बढ़ाना है और भारतीय नौसेना इस रणनीति से वाकिफ है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अरुणाचल के पास चीन बना रहा सबसे बड़ा डैम, तो उधर भारत भी जवाब में तगड़ा प्लान कर रहा है तैयार। बता दें, चीन ने तिब्बत में यारलुंग तसांगपो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर बन रहा 60,000 मेगावाट का यह मैडॉग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस बांध को भारत के लिए वाटर बम भी कहा जा रहा है। चीन के इस कदम के सीधे जवाब में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग और सियांग जिलों में सियांग नदी पर सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP यानी संप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकारी कंपनी NHPC द्वारा संचालित संप के निर्माण के बाद यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। इसकी अनुमानित लागत करीब $13 अरब यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है और ये सालाना 47 अरब यूनिट बिजली पैदा करेगा। दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट की तुलना भारत की चुनौती साफ दिखाती है। जहां चीन का 60,000 मेगावाट का मैडॉग प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं भारत की संप अभी शुरुआती अध्ययन और प्री फिजिबिलिटी चरण में है। इसके निर्माण से जुड़े जमीनी काम अभी शुरू नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का प्रोजेक्ट क्षमता और SUMP संप से कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत अब विवादित नदी पर बीजिंग की हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए अपनी रणनीतिक प्रतिक्रिया को तेज करने का प्रयास कर रहा है। यारलुंग तसांगपो भारत में सियांग नदी के रूप में प्रवेश होती है और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। यह अरुणाचल और असम के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। अब देखना यह होगा भारत कैसे तगड़ा जवाब देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईस्टर्न लद्दाख में LAC मसले पर अब सेना के नए कोर कमांडर करेंगे बातचीत। चीन के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। दोस्तों ईस्टर्न लद्दाख में LAC में गतिरोध खत्म करने के लिए अब जब भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी तो इसमें भारत की तरफ से नए कोर कमांडर शामिल हो सकते हैं। भारतीय सेना की 14वीं कोर के मौजूदा कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला अब नॉर्दर्न कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी जगह 14वीं कोर के कमांडर की जिम्मेदारी मेजर जनरल मदन राज पांडे लेंगे, जो जल्द ही यह पद संभालेंगे। उनका प्रमोशन हो गया है और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर वे कोर कमांडर बनेंगे। वहीं अगली खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा खुलासा, कहा पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की कमी की वजह से अटका ईरान समझौता। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार किरकिरी हो रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ हुए इस समझौते के विवरण को जारी करने में हुई देरी के पीछे एक वजह पाकिस्तान में प्रेस की आजादी का स्तर भी था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 जून को शांति समझौते की घोषणा की थी, लेकिन इसका MOU 2 दिन बाद जारी किया गया। इस देरी पर इंटरेस्टिंग टाइम्स विद रॉस डॉथर्ट पॉडकास्ट में बात करते हुए उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई। JD वेंस ने कहा, हम इसे जल्द बाहर लाना चाहते थे। मुझे लगता है कि इस देरी की एक वजह यह है कि पाकिस्तानी और कतर की व्यवस्थाओं में अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन जैसी व्यवस्था और प्रेस की आजादी नहीं है। दरअसल अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन सरकार को अभिव्यक्ति, प्रेस और धर्म की स्वतंत्रता को दबाने वाले कानून बनाने से रोकता है। पाकिस्तान में ऐसे मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच मौजूद नहीं है। वेंस ने आगे कहा, इसीलिए पाकिस्तान में ये उम्मीद नहीं की जाती कि समझौता पत्र वहां की जनता के सामने विश्लेषण और समझाने के लिए रखा जाएगा, लेकिन ये सामने आएगा। इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दे, पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान का खतरनाक प्लान, 8,000 जवानों की स्पेशल फोर्स तैनात, सुप्रीम लीडर का होगा सीधा कंट्रोल। दोस्तों क्या है जानकारी, दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य योजना बनाई है। तालिबान नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अंखुदजादा ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा के लिए एक खास यूनिट बनाने का आदेश दे दिया है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनिट में 8,000 सैनिक होंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह यूनिट खास तौर पर पाकिस्तान के साथ सीमा पर सुरक्षा रखने के लिए बनाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनिट को हिबाती के नाम से जाना जाएगा। ये एक स्पेशल फोर्स होगी जिसे तालिबान के दूसरे बलों
के मुकाबले ज्यादा सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी। ये फोर्स ऐसे समय में बनाई जा रही है जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने हाल के महीनों में अफगानिस्तान पर कई हवाई हमले किए हैं, जिनके बाद तालिबान ने भी सीमा पर जवाबी हमले किए हैं। इससे आप एक चीज कह सकते हैं कि खुद के बुने जाल में फंस रहा है पाकिस्तान। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक या एक्स, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।